इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम अपने खास कार्यक्रम रणक्षेत्र में बात करेंगे बम की। बम एक ऐसा हथियार जिसके एक प्रहार से दुश्मन पंगु हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात करेंगे दुनिया में चल रहे कई मोर्चों पर हुए संघर्षों में बम का जमकर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने ईरान पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP का इस्तेमाल करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत के पास भी कोई ऐसा ताकतवर बम है जो दुश्मन के भूगोल को बदल कर रख दे। तो चलिए इसे जानने के लिए अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं। बम एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को इतिहास के पन्नों में समेट कर रख दे। बम एक ऐसा वेपन जिसके पास पाताल तक सुराख करने की ताकत होती है। ये ऐसा वेपन है जो मजबूत से मजबूत बंकर को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखता है। जमीन के नीचे बने फौलादी बंकर को भी नस्तनाबूद करने की ताकत इसके पास है। दुश्मन के रनवे से लेकर हैंगर और उसके राडार सिस्टम को चुटकियों में तबाह कर सकता है। यूं कहें, दुश्मन को पंगु बनाने वाला ये महा हथियार है बम। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जोरदार हमले किए हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की रही है, क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यानी ये जमीन के 300 फीट अंदर बना हुआ है। हालांकि फोर्डो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल और अमेरिका का दावा है कि इसके अंदर परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ों के नीचे बने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम जरूरी था। वही एक बम ऐसा था जिसकी मदद से जमीन के 300 फीट नीचे तक हमला किया जा सकता था, और ये बम गिराने की क्षमता केवल एक ही। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले के लिए 2-2 GBU-57 MOP बम का इस्तेमाल किया। ईरान की जिस प्रकार से साइट बनी थी उसके हिसाब से इसको
डिज़ाइन किया गया कि पहाड़ों के अंदर काफ़ी डीप अंदर जाके चट्टानों को भेदते हुए अंदर जाके फटे, और जहाँ पर भी उनका रिसर्च फैसिलिटी है या यूरेनियम है या सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उसको बर्बाद किया जा सके। ये तकरीबन 200 फीट अंदर जा सकता है, और अंदर जाके जब ये फटता है तो तब बहुत ज़्यादा बर्बादी करता है, क्योंकि ये 30,000 पाउंड का है। इसी कारण से ये खाली B-2 बॉम्बर्स के द्वारा ही ले जाया जा सकता है। अभी B-52 बॉम्बर्स के द्वारा भी इसको ले जाया जा रहा है, और जो 2 B-52 B-2 बॉम्बर्स ले जाता है। अभी हमले के समय में फॉर्दो में 12 बम डाले गए, नतांज में 2 डाले गए, यानी कि पहले ये गिरता है छेद करके, फटता नहीं है, इसकी बाहर की केसिंग बहुत मजबूत होती है, अंदर जाता है तकरीबन 200 फीट अंदर जाके, यानी 60 मीटर अंदर जाके, इतना गहरा जाके तब फटता है। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर है और दावा है कि 7 ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए हैं। अमेरिका ने अभी तक किसी भी देश के साथ अपने B-2 बॉम्बर का सौदा नहीं किया है और न ही अपने GBU-57 MOP बम को किसी को बेचा है। मौजूदा दौर में भारत देश में ही ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो ताकत और तकनीक के मामले में वर्ल्ड क्लास है। वर्तमान में DRDO ने भारतीय सेनाओं को 28 हथियार सिस्टम देने की पेशकश की है जो इमरजेंसी खरीद के तहत है। DRDO की इस सूची में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लेकर ग्लाइडेड बम तक शामिल है। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई हमले की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन से लैस करने की तैयारी कर रही है। इस बम के 10 परीक्षण हो चुके हैं। हर परीक्षण में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक प्रकार का ग्लाइड बम है जो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है। इसे 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीक मारक क्षमता के साथ जमीनी लक्ष्यों को भेजने में सक्षम बनाया गया है। इसका मतलब है कि यह लंबी दूरी से भी सटीक स्थान पर हमला कर सकता है। युद्ध जैसे हालात में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन दुश्मन के रनवे, उसके बंकर को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। SAWS, दैट इज दी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स जो हैं, ये एक वो वाले बॉम्ब्स हैं जिनका के अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लें तो ये एयर लॉन्च भी हो सकते हैं, ग्राउंड लॉन्च भी हो सकते हैं, और तकरीबन 120 किलो के होंगे और ग्लाइड के तौर पर काम करते हैं। 100 किलोमीटर की इसकी रेंज है जो इंडियन बॉम्ब्स है। और अगर इसका एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें लॉन्ग रेंज एक्यूरेसी है बिकॉज ऑफ द प्रिसीजन गाइडेंस सिस्टम जो अपने आप में आता है। और ये गाइडेंस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम हो सकता है, वो IR इमेजिंग वाला होगा और एक्टिव रडार सीकर की तरह काम करता है। सो ओवरऑल देखें तो यस, ये बॉम्ब सिस्टम एक एयरफील्ड को कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक ज़रूर एक बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को हैदराबाद स्थित DRDO के अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये एक मॉडर्न हाई प्रिसीजन वाला बम है जिसका वजन करीब 120 किलोग्राम है। इस हथियार को विश्व स्तरीय माना जाता है और ये भारत के अपने देश में एडवांस रक्षा प्रणाली बनाने के प्रयास का हिस्सा है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को साल 2013 में भारत सरकार ने मंजूरी दी थी और साल 2016 में DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों को इसे देने की पेशकश भी की है ताकि इन्हें जल्द से जल्द डिलीवर किया जा सके और वक्त आने पर भविष्य के मिशनों में इनका इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा दौर में बमों की ताकत को धार दी जा रही है। आज ऐसे ऐसे बम तैयार हो रहे हैं जो बिना सरहद लांघे ही दुश्मन की धरती को भस्म करने की ताकत रखते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बॉम्बर यानी बम वर्षक विमान तो नहीं है, बावजूद इसके भारत दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने की ताकत रखता है।
बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी अड्डों पर बम बरसाकर भारत पहले ही अपनी युद्ध क्षमता का परिचय दे चुका है। अब तो भारत ने वो ताकत भी हासिल कर ली है कि बिना दुश्मन के इलाके में गए या सरहद लांघे उनके ठिकानों पर बम बरसा सके। भारतीय वायुसेना के बैकबोन माने जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से लॉन्ग रेंज के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कर अपने रणकौशल का सबूत पेश किया। यानी अब दुश्मन मजबूत से मजबूत बंकर में छिपकर क्यों ना बैठा हो, उसका बच पाना नामुमकिन है। भारतीय वायुसेना अपने मल्टी रोल फाइटर जेट को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए तरह तरह के हथियारों से लैस कर रही है, जिसमें मिसाइल से लेकर बम शामिल है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है गौरव, जिसका ट्रायल जारी है। गौरव 1000 किलोग्राम कैटेगरी का एक ग्लाइड बम है जो करीब 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकता है। जिस तरीके से गौरव बम जो एक ग्लाइड बम है, जब उसको सुखोई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको वो भेद ना सके। एक सुखोई की स्पीड, दूसरा ग्लाइड बॉम्ब, ये कॉम्बिनेशन देखिए बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बनता है। और मेरा मानना अगर इसको युद्ध भूमि में इस्तेमाल किया जाता है तो इसके डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट निकलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये करता क्या है, सुखोई इतनी स्पीड से जाता है जिससे कि एयर डिफेंस उसको पकड़ ना सके, और एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है जिसमें उसको शंका है कि एयर डिफेंस के रडार उसको पकड़ लेंगे, वहां पे वो अपने आप को हॉल्ट करता है। वहां से ये जो ग्लाइड मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाता है और अल्टीमेटली वो टारगेट को एरोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हुए पहुंचता है और उसके सेंसर बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक करते हैं। ग्लाइड बम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे दुश्मन के इलाके के बाहर से आसानी से दागा जा सकता है। इससे फाइटर जेट को दुश्मन से खतरा कम हो जाता है, क्योंकि फाइटर जेट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से दूर होता है। लड़ाकू विमान से दागे जाने वाले बम कई तरह के होते हैं। इनमें सामान्य बम, जिसे फाइटर के विंग या बैली में लगाकर ड्रॉप किया जाता है। इस तरह के बम की टेल पर फिन बने होते हैं जो एयरक्राफ्ट से रिलीज करने के बाद बम को स्थिरता देते हैं। हालांकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ टारगेट पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान को टारगेट के काफी नजदीक जाना होता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। ग्लाइड बम की रेंज सामान्य बम की रेंज से 10 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। जितनी ऊंचाई से इसे रिलीज किया जाएगा उतनी दूर तक वो निशाना साध सकता है। ग्लाइड बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके एरियल मीन्स द्वारा उसको रिलीज किया जाता है, जैसे कि सुखोई से इसको लॉन्च किया जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ये इसका जो रेंज है वो 25 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर आफ्टर लॉन्च ये रीच करता है, और इसका पेलोड करीब 1000 kg का होता है। तो इस तरीके से वो एरोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करते हुए टारगेट की तरफ आगे जाता है, और सेंसर जो है और जिसमें जो जीपीएस है और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का जो डेटा है, इस तरीके से उसमें डेटा वर्कआउट होता है कि टारगेट की एक्यूरेसी के साथ वो स्ट्राइक करता है। भारतीय वायुसेना को एक ऐसे स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद नेविगेट और ग्लाइड करते हुए दुश्मन को बर्बाद कर दे। इस काम में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मदद की। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 2 तरह के बम का डिजाइन बनाया। पहला विंग के जरिए ग्लाइड करने वाला गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, और दूसरा बिना विंग वाला गौतम। दोनों ही प्रिसीशन गाइडेड हथियार हैं। गौरव 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है, वहीं गौतम 550 किलोग्राम का बम है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए किया जाएगा। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगते हैं। ये टारगेट से कांटेक्ट करते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कर देता है और विस्फोट ब्लास्ट कर जाता है। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर ग्लाइड करने की है।
जबकि गौतम की 30 किलोमीटर ग्लाइड करने की क्षमता है। सबसे पहले उसमें होता है कि इसका गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, बड़ा स्टेबल हो जाता है, और साथ में लो मैकेनिकल सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी मैकेनिकल सेंसिटिविटी वो लो होती है, यानी कि ये रगडाइज्ड है। अब जब हम प्री फ्रेगमेंटेड एम्यूनिशन की बात करते हैं तो देखिए, जब बॉम्ब या रॉकेट या मिसाइल जब फटती हैं तो उसके कई तरीके के स्प्लिंटर्स निकलते हैं, कुछ बड़े निकलते हैं, कुछ छोटे निकलते हैं। तो कुछ बड़े स्प्लिंटर निकलेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, छोटे होंगे तो उसका इफेक्ट टारगेट पे नहीं होगा। क्लस्टर बॉम्ब में होता क्या कि तमाम तरीके के बॉम्बलेट होते हैं। इन छोटे छोटे बॉम्बलेट में माइंस हो सकता है, टीएनटी हो सकता है, स्मोक के एलिमेंट हो सकते हैं, इल्यूमिनेटी एलिमेंट हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकता है, जो उस इलाके को जला देता है। तो उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फटना होता है, जिससे कि वो पूरे इलाके में स्कैटर्ड हो जाता है और दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि कहां पे किस तरीके का एम्यूनिशन है। गौरव और गौतम बम भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। ये बम दुश्मन के उन ठिकानों को टारगेट कर पाएंगे जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस की रेंज से बाहर हैं। दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो जीपीएस और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने का सबसे कारगर हथियारों के तौर पर देखे जाते हैं। आतंक के खिलाफ भारत भी इसका इस्तेमाल कर चुका है। छब्बीस फरवरी 2019 रात के करीब 3 बजे होंगे जब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए और बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 900 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कैंपों को ध्वस्त करने के लिए मिराज फाइटर जेट ने स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था। स्पाइस बम यानी स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कास्ट इम्पैक्टिव बम, जो मेड इन इजराइल है। 500 से 900 किलोग्राम वजन वाले स्पाइस बम किसी भी बंकर या घर को तबाह करने की क्षमता रखता है। Spice 2000 is you can say an Israeli bomb, highly penetrable, और काबिलियत इसकी ये है कि आप समझ सकते हैं इसका जो एक्यूरेसी है, इट इज 3 मीटर्स। मतलब आप जहां पे बॉम्ब गिराना चाहते हैं, विद इन 3 मीटर्स इट डेफिनेटली बी एबल टू पेनिट्रेट ओवर देयर। इट इज अ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन। जब व्हेन वी से प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, मतलब जहां पे आप उसको डालना चाहते हैं वो गिरेगा। एंड इट इज यू कैन से सिंपली से इट इज जीपीएस गाइडेड, और यू कैन से इट कैन ऑपरेट। एक बार इमारत में अंदर जाने के बाद जब स्पाइस बम फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से भी मारे जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से स्पाइस 2000 बम करीब 60 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक कर उसे तबाह कर देता है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। स्पाइस 2000 एक बम नहीं बल्कि गाइडेंस किट है। ये स्टैंडर्ड वॉरहेड या बम से सीधे जुड़ी होती है। इससे लंबी दूरी के टारगेट पर आसानी से निशाना साधा जा सकता है। ये बम लेजर गाइडेड होने की वजह से टारगेट से काफी दूर से भी दागा जा सकता है। स्पाइस बम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्टैंडर्ड वॉरहेड के अगले हिस्से से जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा बम के पिछले हिस्से से जोड़ा जाता है। स्पाइस स्मार्ट बम के अगले हिस्से पर एक कैमरा लगा होता है जो टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि दूसरे भाग में एक डेटा चिप होती है जो स्पाइस 2000 को बम छोड़ने का सही वक्त बताती है। फाइटर प्लेन के बम को गिराने के बाद अगर स्पाइस 2000 बम गलत दिशा में जा रहा हो तो भी फिर से उसका रास्ता बदला जा सकता है। मिशन से पहले टारगेट को लेकर एक रोडमैप तैयार किया जाता है। टारगेट को तबाह करने के लिए बम को किस वक्त, कितनी ऊंचाई से और किस दिशा में गिराया जाए, ये सब कुछ एक डेटा चिप में रिकॉर्ड किया जाता है।
इस डेटा में जीपीएस, टारगेट की सही लोकेशन और तस्वीर जैसी तमाम जानकारियां शामिल की जाती है, जिससे टारगेट पर बम को सही वक्त पर गिराया जाए और टारगेट को तबाह कर दिया जाए। स्पाइस बम को स्मार्ट बम या गाइडेड बम भी कहा जाता है। ये हवा से जमीन पर गिरने वाला बम होता है जो बड़ी सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं। इसका मकसद एक खास टारगेट पर अटैक कर उसे तबाह करना है ताकि आसपास के इलाकों को नुकसान ना पहुंचे। एक स्मार्ट बम में आमतौर पर 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला, वेपन एक तरह का विस्फोटक होता है। दूसरा, टारगेटिंग सिस्टम, ये नेविगेशन में मदद करता है। तीसरा, एंटी जैमिंग डिवाइस, ये दुश्मन को गाइडेंस सिग्नल में दखल देने से रोकता है। अब स्मार्ट बम कैसे काम करते हैं ये भी जान लीजिए। स्मार्ट बम कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है। कुछ में छोटे रॉकेट मोटर्स भी फिट किए जाते हैं। ये रॉकेट मोटर ना सिर्फ बम की रेंज को बढ़ाते हैं बल्कि उनके फ्लाइट कंट्रोल में भी मदद करते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण यह बम अपना रास्ता नहीं भटकते। स्मार्ट यानी कि जहां पे आप उसको डालना चाहे। नॉर्मल बॉम्ब्स जो होते हैं वो ग्रेविटी यानी कि जब आप हवाई जहाज से उनको गिराएंगे तो दे विल फॉल, और फॉल कहीं पर भी गिर सकते हैं, वो नॉट नेसेसरली ऑन द टारगेट। बट व्हेन यू हैव स्मार्ट बॉम्ब मींस इट इज गाइडेड ऑन टू द टारगेट। दैट मींस द बॉम्ब विल ग्लाइड ऑन टू द टारगेट, वेदर इट कुड बी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस हो, उसका इंफ्रारेड गाइडेंस हो, उसका लेजर गाइडेंस हो, जो भी है, यानी कि टारगेट के ऊपर उस बॉम्ब को ले जाने की काबिलियत को बोलते हैं स्मार्ट बॉम्ब। नहीं तो अमूमन जो बॉम्ब्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल, मतलब आप ऊपर से गिराएंगे और वो गिरेंगे, अब टारगेट पे गिरेंगे, इधर उधर गिरेंगे, पता नहीं चलता है। बट स्मार्ट बॉम्ब्स विल टेक द बॉम्ब टू द टारगेट। $907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरह से हथियारों में फिट किया जा सकता है। हथियारों से जुड़ने के बाद इसे ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन सिस्टम कहा जाता है। भारत के पास एक और स्वदेशी बम है जिसकी ताकत से दुश्मन थर-थर कांपते हैं। नाम है सुदर्शन। भारत ने साल 2006 में इस बम को बनाने की शुरुआत की थी और साल 2010 के अक्टूबर में भारत ने अपने पहले लेजर गाइडेड बम सुदर्शन को बनाकर तैयार किया था। ये बम DRDO की लैब में बनकर तैयार हुआ। सुदर्शन बम देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी लेजर गाइडेड बम है। इसे खास तौर पर वायुसेना के लिए ही तैयार किया गया है। सुदर्शन को पहली बार भारतीय वायुसेना की MiG-27 यूनिट पे शामिल किया गया। इसके अलावा जैगवार को भी इसमें शामिल किया गया। बाद में सुखोई, मिराज 2000 और MiG-29 में भी इसको शामिल कर लिया गया। सुदर्शन बम की बात करें तो इसकी रेंज करीब 9 किलोमीटर है। अब ADE इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम कर रही है। Sudarshan is again a laser guided bomb, again a smart bomb. It increases same जैसे मैंने कहा accuracy, it minimizes collateral damage. अब जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर जैसे गाजा पट्टी में अभी लड़ाई हो रही है तो वो जो वहां पे बॉम्ब होंगे वो स्मार्ट बॉम्ब, यह मकसद कि जहां पे आपको गिराना है वही गिरेगा, नुकसान नहीं होगा, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, कोई सिविलियन टारगेट बर्बाद नहीं होंगे। आपने जो भी मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है उधर ही करेंगे। तो बेसिकली सुदर्शन बॉम्ब जो अपना है, दिस हैज अबाउट 10 मीटर्स ऑफ एक्यूरेसी। जहां पे आप चाहेंगे उसके 10 मीटर के इलाके में ये गिरेगा। So it is one of those bombs. It has been made by the DRDO lab. It's an Indian, it's totally indigenized, made in India, used by the Air Force. लेजर गाइडेड बम बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम है।
इसको सबसे पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने तैयार किया था। इसके बाद इसको रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने बनाया था। भारत भी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल कर चुका है। करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने बंकर में छुपे दुश्मनों पर बम बरसाकर उनकी कमर तोड़ दी थी। चौबीस जून 1999 को टाइगर हिल पर भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों से हमला किया था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत टाइगर हिल पर जोरदार हवाई हमला किया गया था। एयरफोर्स के इतिहास में यह पहला मौका था जब युद्ध के दौरान लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया। लेजर गाइडेड बमों को इजराइल से खरीदा गया था, जिसे विमानों में फिट करने के लिए इजराइल के इंजीनियरों की एक टीम भारत आई हुई थी। टाइगर हिल पर हमले में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल कर दुश्मनों के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम गिराए गए। तब वायुसेना की ओर से किए गए हवाई हमले की निगरानी तत्कालीन वायुसेना प्रमुख अनिल यशवंत टिपनिस ने खुद एक विमान में बैठकर की थी। लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल बहुत सीमित क्षेत्र को तबाह करने के लिए किया जाता है। इस तरह के हमलों में फाइटर जेट अपने निर्धारित टारगेट को पहचान करता है। इसके बाद उस लक्ष्य पर लेजर बीम छोड़ता है, फिर गाइडेड बम इस बीम का पीछा करते हुए लक्ष्य को भेदता है। इस तरह के हमलों में निशाना चूकने की संभावना बहुत कम होती है। मेन रोल होता है वो एक लेजर डेजिग्नेटर का होता है कि लेजर उस टारगेट के ऊपर एम कर ग्राउंड से या एयर से आप उसको इल्यूमिनेट करते हैं, और वो लेज़र स्पेक्ट्रम में जब जैसे ही इल्यूमिनेट होता है तो जायज़ बात है कि उसके ऊपर बॉम्ब की जो हिट है वो बहुत एक्यूरेटली हो जा सकती है। इस बॉम्ब की एक और भी खासियत है कि ये अपने आप को ट्रेजेक्ट्री में जब ये लॉन्च से लेकर टारगेट एंड तक जाता है तो उस ट्रेजेक्ट्री के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, अपनी ट्रेजेक्ट्री को फ्लाइट में अप डाउन लेफ्ट राइट कर पाता है, और उसी वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। फ़र्क सिर्फ यही है कि जो अनगाइडेड है वो थोड़ा कम, उनकी जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है, और LGBs जो होते हैं उनमें वो ना केवल स्मार्ट है बल्कि एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक पर काम करते हैं। भारतीय वायुसेना के पास 500 किलो वाला GP बम भी है, जो एक प्रहार में पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को तबाह करने की ताकत रखता है। दुश्मन के बंकर को नेस्तनाबूद कर सकता है। स्वदेशी GP बम को जैगवार और सुखोई 30 MKI में लगाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। GP बम के 100 मीटर के दायरे में आने वाला दुश्मन या हथियार को आसानी से तबाह कर सकता है। 500 किलोग्राम वाले एक GP बम में 15 मिलीमीटर के 21,000 स्टील के छर्रे हैं, जिसके अटैक से 12 mm स्टील की प्लेट को भी भेदा जा सकता है। कंधे पर तिरंगा, दिल में हिंदुस्तान, अंतरिक्ष में दिखा भारत का स्वाभिमान। हर मुश्किल को बनाया जिसने आसान। अब शुभांशु की प्रतीक्षा में खड़ा है गगनयान। वंदे में है दम। श्वेता झा के साथ शाम 6 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है, और दुर्भाग्य कहता है कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है। गुड न्यूज टुडे। सुपर ओवर में बुमराह की यॉर्कर ने तो गेम ही बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, से अपने तू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट,
built strong. बम कोई नया इजाद नहीं है। ये दुनिया में बम 11वीं सदी से ही मौजूद है, लेकिन साल 1911 में लीबिया पर बम गिराने से पहले तक बड़े पैमाने पर इससे हमले का रिकॉर्ड नहीं था। जब आप युद्ध के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ जनरलों या रणनीति के बारे में नहीं सोचते, आप उन हथियारों के बारे में भी सोचते हैं जिनसे युद्ध लड़ा जाता है। समय के साथ हथियार ज्यादा उन्नत, ज्यादा घातक और ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। कुछ हथियार चंद सेकंड में पूरी बटालियन को समाप्त कर सकते हैं, जिनमें एक बड़ा नाम बम का है। बम एक ऐसा हथियार है जिसने हमेशा के लिए युद्ध लड़ने के तरीके को बदल कर रख दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ हवाई हमले हुए थे, लेकिन उस समय तक हवाई उड़ानें इतनी विकसित नहीं हुई थी कि युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे हमले हो सकें। लेकिन 1937 में तस्वीर बदल गई। उस साल स्पेन के ग्योर्निका पर जर्मनी और इटली के विमानों ने आसमान से बम गिराए। इन बमों से जो तबाही मची, उसने पूरी दुनिया को भारी गुस्से से भर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी ने जबरदस्त बमबारी शुरू की और इस ऑपरेशन का नाम दिया ब्लिट्ज। ब्लिट्ज के दौरान SC-250 बमों का खूब इस्तेमाल किया। ब्लिट्ज के दौरान ही 29,000 टन बम गिराए गए। इसमें 43,500 लोग मारे गए। वहीं मित्र राष्ट्रों की बमबारी में जर्मनी के 80,000 लोगों की जान गई। दशकों से युद्ध में बमों का इस्तेमाल होता रहा है। हमास के अटैक के बाद इजरायल की वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर जमकर बमों की बारिश की। चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां हमास के आतंकी छिपे थे। इस हमले में एक बम सुर्खियों में रहा, नाम है फास्फोरस बम। ऐसा बम जो हवा से सारी ऑक्सीजन सोखकर हड्डियों को गला देता है। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल ने हमास से बदले की कार्रवाई में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। सफेद फास्फोरस या रबर के साथ तैयार होने वाला एक केमिकल बम है। दावा है कि ये जहां गिरता है उस जगह की ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। कहा यह भी जाता है कि फास्फोरस बम गिरने से लोग दम घुटने से मरने लगते हैं। पानी डालने पर भी ये आसानी से नहीं बुझता। फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है, ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। सफेद फास्फोरस हथियारों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आबादी वाले इलाके में इनका इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और इनका इस्तेमाल युद्ध अपराध माना जाता है। आजकल फास्फोरस बम काफी चर्चा में रहता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस बम या एमिशन जो है, जिसको वाइट फास्फोरस भी कहते हैं कई बार, इसका इस्तेमाल सेनाओं में कई कामों के लिए है। जैसे धुआं करने के लिए, अगर हमने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सामने से दुश्मन का फायर आ रहा है, तो बीच में धुएं करके उसके पीछे से छुप के हमारे ट्रुप्स आगे निकल जाते हैं। यह लाइट करने के लिए, रात के समय में अगर दुश्मन आ रहा है तो हवा में फायर करके वहाँ पे लाइट कर दी जाती है, जिससे पूरा इलाका जगमग होकर हमको दुश्मन की मूवमेंट का पता चल जाता है। तीसरा जो है, इसको ट्रेसर एमिशन के लिए भी इस्तेमाल करता है। चौथा, इसको आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ पे गिरता है वहाँ पूरा इलाके में आग हो जाती है, चाहे वो एमिशन डंप हो, या कई बार इसका इस्तेमाल किया गया है जब दुश्मन टनल के अंदर, गुफाओं के अंदर, या फिर गहरे में ऐसी जगहों पे हो जहाँ पर दूसरे बमों का इस्तेमाल पूरा नहीं हो सकता है। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी कुछ लोगों को सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सफेद फास्फोरस बमों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ था। वहीं साल 2004 में अमेरिकी सेना पर इराक के फालुजा शहर पर सफेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा था।
इसके एक साल बाद अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने फालुजा शहर पर सफेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल करने की बात को स्वीकार कर लिया था। फास्फोरस बम के जैसा ही एक और बम है जिसे बेहद खतरनाक और विनाशक माना जाता है। नाम है क्लस्टर बम। ये परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन एटॉमिक हथियारों से कई मायनों में कम भी नहीं है। क्लस्टर का मतलब गुच्छा या किसी चीज का समूह। क्लस्टर बम जब फटते हैं तो इनमें बड़ी तादाद में छोटे छोटे बम निकलते हैं, जिससे भारी नुकसान पहुंचता है। क्लस्टर बम में 10 से लेकर कई सौ तक छोटे छोटे बम होते हैं। क्लस्टर बम को रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल या हवाई जहाज से फायर किया जा सकता है। एक खास ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्लस्टर बम का खोल फट जाता है। अंदर के छोटे छोटे बम टारगेट एरिया में बिखर जाते हैं। उनमें टाइमर होता है ताकि वे टारगेट के करीब पहुंचकर फटें। ताकतवर क्लस्टर बमों से टैंकों तक को नुकसान हो जाता है। दुश्मन के हवाई पट्टी को तबाह करने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइनों को तबाह करने तक में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, जमीनी बारूदी सुरंगों को तितर बितर करने और रासायनिक और जैविक हथियारों को ठिकाने लगाने में भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल होता है। क्लस्टर बम 4 तरह के होते हैं। पहला है एंटी पर्सनल क्लस्टर बम। ये इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे धातु के टुकड़े यानी शार्पनेल होते हैं जो विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। दूसरा है एंटी टैंक क्लस्टर बम। ये बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें खास तरह का विस्फोटक होता है जो मोटी परत वाली धातु को भेद सकता है। तीसरा है कंबाइंड इफेक्ट क्लस्टर बम। इनका इस्तेमाल गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इन बमों से रनवे भी तबाह हो जाते हैं। और चौथा क्लस्टर बम है इंसिडियरी क्लस्टर बम, जिसे आग लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये इमारतों और जंगलों को तबाह कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध में क्लस्टर बम का काफ़ी जिक्र है, जहाँ पर कहा गया है कि ईरान ने क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया। इसके पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी इनका जिक्र आया था कि दोनों साइड क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लस्टर बम मतलब एक जैसे बहुत बड़ा बम ऊपर से फेंका गया, उसमें से भी छोटे छोटे बहुत सारे बम, जब वो बम ऊपर फटता है और बहुत सारे छोटे छोटे बम बड़े इलाके में फैल जाते हैं और फिर वो छोटे बम नीचे गिर के वो फटते हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा इलाका कवर हो जाता है। लेकिन इससे एक एक्यूरेसी वाली बात नहीं कि वो छोटे छोटे बम कहाँ गिरेंगे। दूसरी जो हिस्टोरिकली देखा गया है कि काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बम फटते नहीं हैं, वो जैसे बाद में माइन की तरह पड़े रह गए। कोई सिविलियन चल रहा है, कोई आम आदमी चल रहा है, जानवर चल रहे हैं, उनका पैर पड़ने से वो फट जाते हैं और एक कैजुअल्टी हो जाती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक क्लस्टर बम से जो छोटे बम निकलते हैं उनमें से करीब 10 से 40% तक फट नहीं पाते। आने वाले कई साल में वे फटते रहते हैं, जिससे आम लोगों की जान तक चली जाती है। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल वॉर क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसमें आम नागरिकों का ज्यादा नुकसान होता है, जो कि युद्ध के कानूनों के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध में क्लस्टर बमों की वजह से 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। 1964-1973 के वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस पर 27 करोड़ क्लस्टर बम गिराए थे, जिनमें से 8 करोड़ बम बिना फटे रह गए। आज भी वहां पर हर साल 50 से 100 लोग इनके शिकार होते हैं। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि इनसे मरने वालों में 90% से ज्यादा आम लोग रहे हैं। इनमें भी करीब 40% बच्चे रहे हैं। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल सबसे पहले रूस और जर्मनी की सेना ने किया था। ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दागे गए थे। इससे दुश्मन को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बैन है, यहां तक कि 100 से अधिक देश क्लस्टर बमों के इस्तेमाल को रोकने के लिए संधि पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं।
क्लस्टर बम के बाद अब बात ऐसे बम की जिसके नाम से ही दुनिया कांप जाती है। ये बम है परमाणु बम। अगस्त 1945 को दुनिया ने परमाणु बमों की विनाशकारी ताकत देखी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम से हमला किया। यह हमला अमेरिकी B-29 विमान से किया गया। 6 अगस्त सुबह 8:15 पर हुआ। लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। बम को नीचे आने में महज 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। यह हमला इतना भीषण था कि इसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। अपने लंबे और पतले आकार की वजह से हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया। लिटिल बॉय में 64 किलो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, जिसके विस्फोट से 15,000 टन TNT का धमाका हुआ था। जब ये फटा तो हिरोशिमा का तापमान अचानक से 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। परमाणु धमाके के बाद चंद सेकंड में शहर में कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिस जगह परमाणु बम गिराया गया उस जगह से 15 किलोमीटर दूर तक की सभी इमारतों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हिरोशिमा शहर की 60 किलोमीटर तक के दायरे में बनी सारी इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई थी। यानी विस्फोट घातक था, जबरदस्त था। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिरा दिया गया। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम ज्यादा बड़ा था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम फैट मैन था। इस परमाणु बम का असर ऐसा था कि वहां के लोगों को सोचने तक का समय नहीं मिला कि यह क्या हुआ। सभी लोग मौत की चपेट में आ गए। नागासाकी शहर पहाड़ों से घिरा होने के कारण करीब 6.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसमें कम से कम 75,000 लोगों की मौत हो गई थी। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त समर्पण करने की घोषणा भी कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ परमाणु हमला इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वो देश में परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा। परमाणु तकनीक को वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल करेगा। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज ही होती जा रही है। रणक्षेत्र में आज के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।